परेड होती थी तो उस टाइम मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि मुझे भी वैसा करना है। गूज़बम्प्स आते थे। जैसे ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मतलब पिछले अटेम्प्ट में मेरे पास बैकअप थे कि मेरे पास एसएसबी होगी आगे, हाँ जी। लेकिन इस बार मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं था। जब भी कुछ होता था मेरी लाइफ में तो सबसे पहले मम्मी को बताता था, लेकिन मैं पहली बार अपने पापा को कॉल करके बताया कि पापा मैं रिकमेंड हो गया। वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जहां 12th क्लास के बाद में स्टूडेंट्स अक्सर अपने पोटेंशियल करियर्स की तलाश करने में एक से दो करियर ऑप्शंस को साथ में लेके चलते हैं कि एक में नहीं हुआ तो दूसरे में सही। वहीं हमारे आज के कैंडिडेट राजवीर की कहानी बिल्कुल अलग है। इन्होंने निर्णय कर लिया था कि मुझे फौज में जाना है और एनडीए के थ्रू ही आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है, और सपने की हद और शिद्दत यहाँ तक थी कि इन्होंने एनडीए के रिटन एग्जाम के अलावा किसी एग्जाम के बारे में सोचा भी नहीं और ना ही दिया। तो आज देखते हैं इस डेडिकेशन और शिद्दत की कहानी को। आज सुनेंगे राजवीर से कैसे उन्होंने रिटन प्लस एसएसबी इंटरव्यू को अपने लास्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया। 2025 एग्जामिनेशंस की भी आप सब तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट होता है, प्रेशर भरपूर होता है। तो ऐसे में आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। तो चलिए, भूमिकाएं बनाने का वक्त नहीं है, सीधा इंटरव्यू करेंगे हमारे आज के गेस्ट ऑफ द डे इस सक्सेस बेट की विद मी गुरकीरत राजवीर से। सो राजवीर, मैम, बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन हमारे आज के इस बेट की सक्सेस टॉक शो में। थैंक यू सो मच। तो राजवीर, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपको कैसा लग रहा है रिकमेंड होकर अपने लास्ट अटेम्प्ट में। मैम, जैसे ही मेरा लास्ट अटेम्प्ट था तो मतलब पिछले अटेम्प्ट में मेरे पास बैकअप थे कि मेरे पास एसएसबी होगी आगे, हाँ जी। लेकिन इस बार मेरे पास आगे कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे करना ही था और लास्ट में मैंने कर भी दिखाया। तो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट एंड पेरेंट्स भी काफ़ी खुश हैं और मेरे दोस्त भी काफ़ी खुश हैं जिन्होंने मेरा बचपन से लेकर आज तक सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स। सो इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। अच्छा, ऐसे में राजवीर, आपको एक बार भी नहीं लगा कि आपको चलो जेई में दे देता हूँ, एटलीस्ट मुझे इंजीनियरिंग का मौका मिल जाएगा? क्योंकि जेई से आपके दो रास्ते और खुल रहे थे ऑफिसर बनने के, दैट वाज टीएस एंट्री एंड नेवीटेक एंट्री। फिर भी इतना स्ट्रांग विल पावर, डेडिकेशन कैसे? मतलब क्योंकि अक्सर अगर बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो बैकअप में ग्रेजुएशन डाल देते हैं, बट हाउ डिड यू डू दिस? कैसे इतना मेंटली आपने अफर्म रखा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ एनडीए क्रैक करना है? जैसे मैं क्लास 11th में आया था मैंने यही सोच के आया था कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देना है। जैसे मैंने क्लास 11 में स्ट्रीम चूज की थी साइंस, तो मैंने उस टाइम में डिसाइड कर लिया था कि मुझे नेशनल डिफेंस एकेडमी में ही जाना है और उसके बाद मैंने कभी मुड़ के कभी देखा ही नहीं। मैंने पूरी तरह फोकस किया था कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी ही जाऊँगा और मैंने अपना सब्जेक्ट्स भी चूज किए थे इस तरह ताकि जो मुझे प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। मैंने मैथ्स विद फिजिकल एजुकेशन एंड इंग्लिश के साथ मैंने आगे की पढ़ाई स्टार्ट की और फिर मैंने मुड़ के नहीं देखा। मैंने जी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। मैंने पहले ही सोच लिया था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, चाहे जो हो जाए। तो डिफेंस के लिए मैं अपना पूरा एफर्ट्स दूंगा और उस टाइम मैम अ, बस मेरे माइंड में बस एक ही था कि मुझे पहले 2 अटेम्प्ट में तो मैं क्लास 12th में ही था, तो क्लास 12th के हाफ ईयरली में पहले अटेम्प्ट में मैं उतना एफर्ट्स नहीं दे पाया था एग्ज़ाम में क्योंकि मेरा बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले थे। और लास्ट फिर उसके बाद सितंबर अटेम्प्ट में उस टाइम भी मेरा केवल 1 मंथ था प्रिपरेशन के लिए। तो उस टाइम भी मुझे कॉन्फिडेंट था कि मैं कर लूँगा 1 मंथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं उधर क्वालीफाई नहीं कर पाया। लेकिन जब मैं यहाँ सेंचुरियन आया तो मुझे जब डिफेंस यहाँ पे ज्वाइन किया कोर्स 6 मंथ्स के लिए, उसके बाद मैंने सक्सेसफुली अपना अटेम्प्ट क्लियर किया। तो उस टाइम मैं फ्रेशर्स अटेम्प्ट के लिए गया था एसएसबी में, तो थोड़ा डर लगा था उस टाइम और शायद आई वाज वेरी लिटिल कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। सो इसकी वजह से मैं कॉन्फिडेंस आउट हो गया था। लेकिन इस बार मैं ये सोच के आया था कि इस बार जो होगा देखा जाएगा एंड अगर वो लेंगे तो उनका फ़ायदा होगा, मेरा नहीं। तो इसलिए मैंने अपना बेस्ट दिया, चिल रहा और खुश होके अपने मतलब जितने भी टेस्ट थे मैंने चिल होकर दिया। फिर ये सोचा कि चल गया खत्म, अब आगे देखते हैं, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलो, दैट ऐसे। इज गुड। अच्छा, ऐसे में गोंडा का ये लड़का जिसका सिविलियन बैकग्राउंड है ना, कहीं ताल्लुकात नहीं है फौज से, कहाँ से फौज के प्रति इतनी डेडिकेशन, प्यार उमड़ आया? मैम, मेरे जैसे मैं स्कूल में था तो मैंने देखा था कि जैसे जब इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे होती थी तो वहाँ पे देखता था कि जब परेड होती थी तो उस टाइम मुझे अंदर से फीलिंग आती थी कि मुझे भी वैसा करना है। तो और फिर
जैसे रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे होता था, उसके बाद मैं घर जाके तुरंत टीवी खोलता था और जो राजपथ पे कर्तव्य पथ पे हम्म। होती थी परेड तुरंत देखता था, पूरा शो मैं देखता था। तो उस टाइम जब देखता था उन्हें तो गूज़बम्प्स आते थे कि ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा यूनिफॉर्म, फिर इट प्रोवाइड गूज़बम्प्स। तो उस टाइम लगता था कि मुझे भी वहाँ जाना है एक बार, तो वहाँ भी मुझे उसको फील करना है वो मोमेंट। तो फिर वही मुझे मोटिवेट करता था कि हाँ डिफेंस में ही जाएंगे जाएंगे तो, और कहीं नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब रिकमेंड हो गए हो, घर वालों का क्या रिएक्शन है? अब तो रिश्तेदारों के फोन कॉल्स वगैरह सब आना शुरू हो गया होगा, यस राइट? मैम। तो ऐसे में हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? और घर के बड़े बेटे हो तो बहुत जल्दी सफलता भी हासिल कर ली, छोटे वाले पे भी प्रेशर आ गया होगा थोड़ा बहुत, है ना? या आप गाइडेंस देने के लिए इतना मतलब सक्षम हो गए हैं कि आप उसको भी गाइड कर पाओ? तो घर में इस समय क्या माहौल है? अमूमन भारत में परिवारों में सरकारी नौकरी में चयन होना बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें भी एक गैजेट ऑफिसर रैंक में चयन होना तो सोने पे सुहागा वाली बात है, राइट? यस तो मैम। अभी सब कैसे देख रहे हैं आपकी सफलता को? मैम घर में तो सबसे ज़्यादा मैंने जैसे ही रिकमेंड हुआ था, एक्चुअली मैं जब भी कुछ होता था मेरे लाइफ में तो सबसे पहले मम्मी को बताता था हम्म। कि मम्मी ये नहीं हो पाया, ठीक है मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया, नहीं हो पाया। लेकिन मैं पहली बार अपने पापा को कॉल करके बताया कि पापा मैं रिकमेंड हो गया। तो पापा ने उस टाइम कहा भगवान का शुक्रिया अदा करो, ये वो। फिर उसके बाद मैंने मम्मी को बताया, उसके बाद सब फैल गए। उसके बाद कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आने लगे, बस। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, इस सफर में आपको क्या कठिनाइयां फेस करनी पड़ी अपनी सफलता को पाने के लिए? मैम जैसे ही एसएसबी पहले एनडीए में रिटर्न एग्जाम होते हैं, तो जब पहले 2 अटेम्प्ट में मेरा रिटर्न नहीं निकला था तो उस टाइम मैं काफ़ी डिप्रेस था कि मतलब मेरा एकेडमिक्स इतने अच्छा होने के बाद भी मैं रिटर्न एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहा हूँ। सो उस टाइम मुझे लगा था कि मतलब जो मेरा पावर था मैथ्स, तो मैथ्स वही मेरा नहीं हो रहा था। सो बेसिकली मैंने उस टाइम जब मैंने अपने आप को एनालिसिस किया कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, तो फिर मेरी जीएटी तो क्लियर थी लेकिन बस मैथ्स में रुक रहा था। ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी थे मेरे लिए। लेकिन जब यहाँ पे मुझे अच्छा गाइडेंस मिला और बाद में जब शुक्ला सर और यहाँ के अब मदीशा सर हैं, उन्होंने काफ़ी डाउट क्लियरिंग के लिए काफ़ी हेल्प की और 1 पेज नोट्स उन्होंने बनाने के लिए कहा, तो लास्ट टाइम में उसने काफ़ी हेल्प किया था। सो इसकी वजह से मैं अपना क्लियर कर पाया मैथ्स का ट्रबल। उसके बाद घर में तो इन्वायरमेंट मिलता नहीं पढ़ने का। सो मैं जब यहाँ पे आया तो जब यहाँ हॉस्टल में था, पहली बार मैं हॉस्टल में गया। सो हॉस्टल इन्वायरमेंट जब पहले दिन कोई जाता है तो ऑब्वियसली अच्छा नहीं लगता उसे। थोड़ा मैं रोया भी था पहले दिन। अच्छा। लेकिन उसके बाद उस हॉस्टल में B6 हमारा हॉस्टल था, पहली बार वहाँ पे जब वो पहला बैच था वहाँ का, तो जब वहाँ पे मतलब पूरे देश से बच्चे आए थे, उड़ीसा से, राजस्थान से, केरला से, कर्नाटका से। तो उनसे मेरी अच्छी बॉन्डिंग हो गई, तो काफ़ी अच्छे अच्छे दोस्त बने। तो फिर वहाँ पे मुझे इन्वॉल्वमेंट मिल गया पढ़ने का, उनसे फिर हेल्दी कंपटीशन भी होने लगा, जिससे मेरा खुद का परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। और उनके साथ बॉन्डिंग तो अच्छी थी, तो दोस्ती भी बढ़ती गई मेरा और लोगों के साथ। अच्छा, तो हॉस्टल में अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं क्योंकि माँ वाली जो वो एक ममतामयी चीजें रहती है ना, माँ हर चीज हाथ में पकड़ा देती है, वो नहीं रहता है ऐसे में। अच्छा, हॉस्टल में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स भी होते हैं ना, बहुत सारी चीजें होती है, तो बैलेंस कैसे रखा जाए? बड़े सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो शहर में आते हैं या दूसरे सिटी में जाते हैं, तो उन्हें ये लगता है कि अब कोई है नहीं गार्जियन, तो मन की अपने कर सकते हैं, अपने हिसाब से पॉकेट मनी स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स हॉस्टल्स में रहते हैं, मम्मी पापा बहुत मेहनत से कमाते हैं और आपको हॉस्टल की अर्निंग दे रहे हैं, एडिशनल पॉकेट मनी दे रहे हैं, तो कैसे हम सही यूटिलाइजेशन कर सकते हैं उसका? मैम मेरे मानने में सर मैम कि जो हॉस्टल लाइफ होता है ना, वो एक ऐसा पार्ट होता है जो एक जैसा टीचर होता है वो समझाता है। तो जो हॉस्टल लाइफ है वो तुम्हें इतनी चीज़ें सिखा देती है ना कि आप लाइफ में कहीं भी कभी भी आप कोई भी प्रेशर झेल सकते हो। जैसे हॉस्टल लाइफ में मेरा क्या था कि कोचिंग के बाद वहाँ जाना, तो कभी कभी ऐसा होता था कि हम लोग मस्ती भी करते थे। और मेरा रिटर्न एग्जाम का एक्सपीरियंस है कि जैसे मेरा अभी रिटर्न एग्जाम हुआ था, उसके एक दिन पहले ही हम लोग रात में पानी की होली खेले थे। मतलब अपने बेड भिगोना, फिर बेड एक तरफ कर देना, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर बाथरूम से लाके पानी फेंकना। तो ये सब भी होने ना चाहिए हॉस्टल में, क्योंकि ऐसे अगर मस्ती नहीं होगी तो फिर हमारा मन नहीं लगेगा, और दोस्त होते ही हैं मस्ती के लिए। तो बेसिकली हमारे हॉस्टल में ऐसा था, पढ़ाई भी अच्छी से होती थी और जब मस्ती करते थे तो फुल मजा करते थे। तो दोनों का बैलेंस हो जाता था अपने आप।
चलिए बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं रिटन एग्जामिनेशन की तरफ, क्योंकि मैथ्स जीएटी, अगेन मैथ्स क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अभी आपने कुछ टिप्स भी शेयर करे कि आपने क्या क्या किया। ऐसे में जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नए बच्चों को अप्रैल भी आके देना ही है, राइट? तो ऐसे में मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है उनकी, वो आप जरूर बताइए। और जीएटी के लिए भी बताइए कि व्हाट ऑल दे कैन डू जिससे स्कोर बूस्ट हो सके। दो चीजें रहेंगी। मैं मैथ्स के लिए जैसे मैं पहले 2 अटेम्प्ट में उतना नहीं कर पाया था, लेकिन थर्ड अटेम्प्ट में मैंने बस फॉलो किया था CPR टेक्निक। इसको मैं कहता हूँ कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। ओके। उसके बाद लास्ट में एक तड़का मॉक टेस्ट का। सो कॉन्सेप्ट में मैम जैसे ही कॉन्सेप्ट कोई भी पढ़ते हैं तो उसी दिन हम उसी उसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। कभी कभी हमें करते हैं कि लेक्चर्स ले लिए, देख लिए, लेकिन सोचते हैं कि सारा लेसन खत्म होने के बाद क्वेश्चन लगाएंगे, जिससे हम भूल जाते हैं वो कॉन्सेप्ट। सो बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। सो कॉन्सेप्ट के बाद उसका क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मीन्स प्रैक्टिस। हम जितना भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें उतना कम है। मैथ ऐसी चीज़ है जो एक दिन में नहीं आती है, आपको डेली कंसिस्टेंट होना पड़ता है उसके लिए। सो मैथ्स में उसके बाद प्रैक्टिस करना, जैसे PYQs। मैंने सेंचुरियन के बुक के मैथ्स के मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे। ओके। जो सारे क्वेश्चंस थे वो अलग अलग वैरायटी के, तो मेरा माइंड भी खुल गया था कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो उसके बाद रिवीजन। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं इसे बोलता हूँ, क्योंकि आप जितना भी नॉलेज ग्रास्प कर लो, वो अगर आपको याद नहीं है तो नॉलेज कोई भी काम का नहीं है। सो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होता है रिवीजन। तो रिवीजन के बाद उसके बाद मॉक टेस्ट। सो मॉक टेस्ट आपको बता देता है आप स्टैंड कहाँ पे करते हो। सो ये ऐसा है कि चेरी ऑन द केक है। अगर आपके मॉक टेस्ट अच्छे आ रहे हैं रिजल्ट, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि उस टाइम हाँ यार एनडीए भी हो जाएगा। अब तो जब मॉक टेस्ट में मैंने रैंक 1 आ रहा है, या मैंने 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, 60 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, ऐसे ऐसे, तो फिर उधर उस टाइम कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाता है। लेकिन जब मार्क्स कम हो जाते हैं मॉक में, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है कि तुम कहाँ कहाँ इंप्रूव कर सकते हो भी। और जब डीप एनालिसिस करते हैं तो फिर वीकनेस और स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी दिख जाते हैं। तो स्ट्रॉन्ग है, फिर वीकनेस को भी स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो फिर मार्क्स ही मार्क्स है। सही बात है। और अच्छा, ऐसे में क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स होते हैं। अब एक दिन में तो हर वैरायटी का क्वेश्चन लगाना मतलब पॉसिबल नहीं होता है। भाई मानिए एक चैप्टर हमने 3 दिन में कंप्लीट किया, फिर दूसरा किया, तो ऐसे में भूले ना एक तो, क्योंकि अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो है कि आप अगर उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे हफ्ते भर के दौरान के अंदर, तो प्रैक्टिस छूटती है, राइट? तो पूरे क्वेश्चंस एक बार में कवर लगाने का एक क्वेश्चन जो बच्चों के माइंड में रहता है, करे क्या? तो क्या हम एक एक चैप्टर वाइज फिनिश करते रहे, या बंच ऑफ मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें बच्चे, जिससे कि उनको जो कॉन्सेप्ट्स हो गया या उनको जो शॉर्ट ट्रिक्स है, क्योंकि कॉन्सेप्ट याद होता है, कॉन्सेप्ट तो फॉर एवर है भाई। प्लस 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 ही है, माइनस माइनस प्लस ही है, तो कॉन्सेप्ट इज फॉर एवर। बट व्हेन वी टॉक अबाउट शॉर्ट ट्रिक्स, भूलने का थोड़ा सा एक हो जाता है ना, कि नया नया अभी ताज़ा ताज़ा सीखा है, भूल सकते हैं। ऐसे में प्रैक्टिस कैसे करें मैथ्स के इतने सारे क्वेश्चंस की इकट्ठा? व्हाट कैन बी द प्लान? जैसे कोई भी जैसे एनडीए एग्जाम है, एक में 4 मंथ्स मिलता है, एक में 8 मंथ्स मिलता है। तो मेरे में जब पहले अटेम्प्ट में 4 मंथ्स मिला था, तो मैंने क्या किया था, जो चैप्टर्स होते हैं उनको प्रायोरिटी दे दी थी कि कौन कौन से चैप्टर्स मुझे फोकस करना है ज़्यादा। जैसे कैलकुलस हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए, जो जिसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, तो उस पर सबसे ज़्यादा हम फोकस करते हैं। फिर जो लो वेटेज है उनको मैंने लास्ट में रख दिया था। तो जो पहले वेटेज वाले क्वेश्चन, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स थे, उनको मैंने डेज दे दिया था 90। जैसे मैंने 90 डेज थे 3 महीने के लिए, तो मैं लास्ट महीने के लिए केवल डिवीजन और मॉक टेस्ट मैंने दे दिया था पहले ही। तो जो लेसन्स थे उनको मैंने असाइन कर दिया था कि मुझे 3 दिन में ये लेसन कंप्लीट करनी है, 4 डेज में, 5 डेज में, जो लेसन के हिसाब से। तो उसी दिन जब पढ़ के, फिर उसके उसके बाद PYQ सॉल्व करके उसी क्वेश्चन से, उसी लेसन के, अच्छा। फिर उसको 3 दिन में जो असाइन किया है उसको खत्म कर देता था। ऐसे ही मेरा सारा टेस्ट होता, सारा लेसन्स कंप्लीट होते गए। फिर लास्ट में जैसे मॉक टेस्ट जो होते हैं वीकली, तो वीकली मॉक टेस्ट आपको फिर जो कॉन्सेप्ट हैं आप पहले याद किए हो या पहले पढ़े हो, वो अपने आप रिवाइज हो जाता है, क्योंकि हम अप्लाई करते हैं उसे मॉक टेस्ट में। सो वीकली मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, या मंथली वीकली जो भी हम देते हैं, क्योंकि टेस्ट ऐसा होता है जो आपको बता देता है कि आप स्टैंड कहाँ करते हो। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उस अच्छा, टाइम। टेस्ट में एक और फिर बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट है, उसका डे 1 है, एक हफ्ता उसने भी एनडीए की पढ़ाई करना शुरू किया। ऐसे में फिल्टर्ड क्वेश्चंस कहाँ मिले कि जितना मैंने पढ़ा है मुझे उसकी पीवाईक्यूज मिल जाए, और या उसके मुझे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस, चलो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस तो मिल जाएंगे, क्योंकि
मॉक टेस्ट को आप कैसे अरेंज करते हो? किसी बच्चे ने शुरुआती दौर से पढ़ाई करना शुरू किया है और अगर हम उसको फुल फ्लैश वो मॉक टेस्ट लगाएगा तो वो डिमोटिवेट हो यस जाएगा, मैम। राइट? क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस अभी उसने पढ़ाई ही नहीं करी है। तो बेस्ट टाइम टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट, या फिर अगर इनिशियल से ही मॉक टेस्ट देना शुरू करना है तो हाउ कैन बी वन मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ गिविंग टेस्ट, और आपने क्या किया था इसके अंदर, ये भी बताइए। सो मैम मैं तो ऐसा करता था कि जो चैप्टर्स कंप्लीट किए मैथ्स में, खासकर मैथ्स में, तो मैथ्स में क्या करता था कि जो चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देते थे मैं, हम्म। जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर उसके लास्ट में डीपीपी सॉल्व तो कर ये देता पी आपको बाई क्यू। सेंचुरियन की बुक के अंदर जो मिलते थे वही आप लगाते थे? यस मैम। ओके। उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका एनालिसिस करना, ओके। कि क्योंकि तो, वही बताता है कि आप कहाँ पे इम्प्रूव करना है। हम्म। सो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है उस टाइम। चलिए बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो एज एन एस्पिरेंट एक रूटीन होती है हमारी, घर पे रहते हैं डिफरेंट रूटीन होती है, हॉस्टल में रहते हैं डिफरेंट। तो जो सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में सुबह से शाम तक की क्या रूटीन रहती थी एज अ रिटन एस्पिरेंट, और उसके बाद फिर हम एसएसबी की भी जानेंगे कि जब रिटर्न से आप चेंज होते हो तो सेंचुरियन कैसे एसएसबी के लिए आपको परेशान करते हैं, क्योंकि एसएसबी के लिए तो मुझे पता है बच्चे 10-11 बजे तक बैठे रहते हैं इंस्टीट्यूट में। यस मैम। बट सबसे पहले रिटर्न के बारे में बताइए। लेटर में जब मैं आया था तो मुझे असाइन हुआ था सुखोई बैच, ओके। लेकिन उसके बाद जब बच्चे ज़्यादा बढ़ गए थे तो उसमें मुझे बिग बैच में शिफ्ट कर दिया गया था। ओके। तो मेरा शेड्यूल था 8 to 12 इन द ओके। मॉर्निंग। हम्म। सो हम लोग उठते थे अराउंड 5। तो 5 के बाद कभी कभी वॉक और रनिंग भी जाते थे। ओके। हमारा B6 हॉस्टल में जो था इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा था, दोस्त काफ़ी वहाँ पे एथलेटिक्स बंदे थे, तो वो दौड़ते थे तो हम भी ज्वाइन कर लेते थे उन्हें। तो वो काफ़ी अच्छा लगता था उस टाइम। फिर उसके बाद जब माइंड रिफ्रेश होता था तो यहाँ पे आते थे ब्रेकफास्ट करके, फिर क्लासेस सारी अटेंड करके लास्ट में हॉस्टल जाने के बाद 1 घंटे का नैप ले लिया। उसके बाद फिर से पढ़ाई में लग गए। फिर शाम को खेलने चले गए, कभी क्रिकेट खेलते थे हम लोग, ऐसे कभी बैडमिंटन भी खेलते थे हॉस्टल के बाहर। और स्विमिंग पूल रहता था उधर, खाली रहता था तो उधर हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंजॉयबल रहता था। फिर रात में आराम से हम लोग ने ऐसा किया था कि स्पोकन के लिए अपने क्लास अपने ही रूम में स्मार्ट वाइट पेपर लगवा के ओके। हमने अपने दोस्त, जैसे जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे उस टाइम, जो हम जब यहाँ पे स्पोकन अटेंड नहीं कर पाता था, तो मैं हम लोग क्या करते थे कि अपने रूम में ही हर एक बंदे को एक टॉपिक देते थे और उस पे आके बोलना होता है वहाँ पे 3-3 मिनट के लिए। तो ओके। हम हॉस्टल में ऐसा इन्वायरमेंट बना दिया था और काफ़ी बच्चे फिर अट्रैक्ट भी होने लगे थे, तो हमें काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन किया था उस टाइम। तो वो काफ़ी मज़ा आया था उधर। मतलब जो जंग का आरंभ था वो हॉस्टल से ही शुरू हो गया था, और मुझे लगता है जहाँ पर होता नहीं कि आपकी जो अच्छी संगत होती है वो उस संगत को अफेक्ट करती है, तो आप लोगों ने इतना अच्छा माहौल बनाया और इन्फ्लुएंस किया, लीडरशिप रोल प्ले किया कि बाकी बच्चे भी इन्फ्लुएंस होके साथ में लग गए। दैट यस इज़ मैम। वेरी गुड। और पहली बार मुझे हॉस्टल के बारे में इतना अच्छा अच्छे बातें सुनने को मिला। जनरली एसएसबी एस्पिरेंट्स बोलते हैं, बट दैट इज़ गुड कि अगर हम अपने आप ही माहौल बना ले तो एक कारवा बढ़ जाता है आगे यस की मैम। तरफ। अब ऐसे में एसएसबी की बारी आती है, क्योंकि रिटन क्रैक हो गया फाइनली। अब एसएसबी इंटरव्यू लास्ट अटेम्प्ट, एंड जब सेंचुरियन के एसएसबी बैच की हम बात करते हैं, अगेन जैसे रिटन में ऑल ओवर इंडिया का बच्चा है, वैसे यहाँ भी आपको देश के हर प्रांत का बच्चा मिलता है और अच्छा खासा क्राउड मिलता है यस ना? मैम। तो ऐसे में फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? पहला दिन एसएसबी बैच का था, वो कैसा था? कितना जजमेंटल हुए आप? पहले दिन तो मैम आई वॉज ऑस्ट्रक मैम। जैसे पिक्चर्स दिखाए थे तो मैं सोचा हो क्या रहा है ये, मतलब कुछ भी है, मतलब पिक्चर है फिर स्टोरी लिखना क्यों हो रहा है ये सब। तो मैं पहले दिन तो मैं कुछ बोला ही नहीं। जैसे सारी क्लास होती थी करंट अफेयर्स की, उसमें भी चुप रहा। फिर पीपीडीटी हुआ, उसमें मैंने बस स्टोरी लिखी थी, बस लिखी थी कुछ भी। उसके बाद जीडी हुआ था, तो जीडी में मैं चुप था पूरा टाइम। तो पहले दिन तो एकदम भूलने वाला था कि कभी याद ना आए वो। लेकिन वहां से जब जिस टाइम मुझे कुछ भी नहीं पता था एसएसबी के बारे में, उसके बाद यहाँ पे आके बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब फिर जो बीच का रास्ता था काफ़ी अच्छा था, काफ़ी लर्निंग था। उसके बाद एसएसबी में जब पहले अटेम्प्ट में जब मैं यहाँ पे एसएसबी में था तो मैंने 2-3 बार पीपीजीटी दी थी, लेकिन एक बार भी स्क्रीनिंग नहीं हुआ था। हम्म। तो तभी मैं वहाँ पे रियल एसएसबी में स्क्रीनिंग हो गया लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था। लेकिन इस बार एसएसबी से पहले जब मैंने 2 बार पीपीजीटी दी थी तो मैं दोनों बार रिकमेंड हो गया था यहाँ से। तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं वहाँ भी कर लूँगा। चलिए बहुत बढ़िया है। और ऐसे में अब रूटीन के बारे में आप बताओ, क्योंकि फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस बताया, फिर जो धीरे धीरे आपने प्रोग्रेस किया, आपके सभी क्लासेस का कैसा एक्सपीरियंस रहा? चाहे ओआईआर की हम बात करें, पीपीएनडीटी की बात करें, साइकोलॉजी,
GTU एज वेल एज पर्सनल इंटरव्यू, कैसा एक्सपीरियंस था? मेंटर्स कैसे गाइड करते हैं यहाँ पर, और कितना टीम स्पिरिट रहता है? क्योंकि आसपास के जो बंदे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चियाँ रहती हैं, एनडीए फीमेल गर्ल एस्पिरेंट्स होते हैं, तो कैसा बॉन्डिंग रहता है और कैसे प्रिपरेशन चलती रहती है? मैम एसएसबी बैच में मैम पहले तो इतने सारे दोस्त मिले थे, मतलब जो रिटर्न से ही आए थे कई, और कई तो बाहर से आए थे। तो अलग अलग कॉलेजेस आते हैं, कई एमसीसी के बंदे आते हैं, कई सीडीएस के बंदे आते हैं। तो उनसे ऐसा नहीं होता कि वो बड़े थे, वी वर लाइक कि हम सेम ही हैं, और हम लोग खूब मस्ती करते थे। पहले एसएसबी बैच में भी ऐसा था कि अच्छे अच्छे दोस्त थे, फिर इसमें भी। और शुरू में एसएसबी बैच में जो सर थे, वैभव सर थे स्टार्टिंग में, जो करंट अफेयर्स पढ़ाते थे रोज। तो करंट अफेयर्स में हम काफ़ी बच्चे, मतलब ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्टेड थे, तो मज़ा आता था उन्हें, क्योंकि उनसे पढ़ के आई वाज लाइक कि मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। और वो पर्सनल टेंशन भी देते थे बाहर, जैसे यू कैन आस्क एनी डाउट। कभी ऐसा लगा नहीं कि वो सर हैं, तो उनसे मैं भैया जैसे रहते थे वो हमेशा। तो और उसके बाद हमारा सेशन होता था जीटीओ का। तो जीटीओ में जैसे रियल एसएसबी में होता है लेक्चरेट्स, कार्ड्स, तो वैसे ही कार्ड लेके जाते थे 3 मिनट्स बाहर, आके बोलते थे। कभी कभी ऐसा हुआ कि नहीं बोल पाया, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं लगता था कि डीमोटिवेट, क्योंकि सपोर्ट करने वाले स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, और सर भी सपोर्ट करते थे, और उन्हें फिर बोलते थे कि कहाँ कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। इन जीडी में भी मैंने काफ़ी इधर परफॉर्मेंस अच्छी की थी मैंने, यहाँ पे जाने से पहले। और फिर जीटीओ में काफ़ी स्ट्रगल हुआ मेरा, क्योंकि पहले दिन जब जीटीओ गया था, आयो किया था, तो मेरे हाथ वाथ सब छिल जाते हैं। ओके। तो वो भी मतलब पहली बार एक्सपीरियंस था, तो काफ़ी अच्छा लगा था आयो करने के बाद। उसके बाद पीजीटी एचजीटी सारे दोस्तों के साथ प्रैक्टिस किया। सर के गाइडेंस में सर ने पर्सनली समझाया कैसे क्या होता है, सारे रूल्स बताए उधर। और फिर जीपी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में मैंने अभी जस्ट मतलब जैसे एसएसबी जाने से पहले वो करके गया था, क्योंकि मेरा वीक पॉइंट था, मैंने पहले एसएसबी में वो कर नहीं पाया था सही से जीपी में। ओके। तो जीपी में मैंने इस बार अच्छे से मतलब प्रैक्टिस करके गया था। कितनी प्रैक्टिस करी थी जीपी की? मैंने 3 प्रैक्टिस की थी इस बार जीपी में। ओके। तो जीपी में हमने रिटर्न सॉल्यूशन भी अच्छा दिया था, और मतलब डिस्कशंस भी अच्छी खासी हुई थी, तो उस टाइम मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया था। उस बैच में 2-3 बच्चे थे, दो तीन रिकमेंड भी हो गए। अच्छा। हाँ, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था उनका। जीपी के बाद में पर्सनल इंटरव्यू कितने हुए, क्या क्या फीडबैक्स मिलते थे, और कैसा इंप्रेशन था पहले इंटरव्यू के बाद में आपका? इंटरव्यू में तो मैम यहाँ पे कर्नल शर्मा सर, फिर ब्रिगेडियर आरपी सर, और कैप्टन इबसु सर। तो मेरा इंटरव्यू चारों के साथ हुआ था, ओके। क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी दी गई थी सेंचुरियन द्वारा, कि पहले अटेम्प्ट में तो 2-3 इंटरव्यू हुआ। इस बार भी मुझे उन्होंने मतलब सेंचुरियन ने मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि आप दे सकते हो इंटरव्यू। सो ब्रिगेडियर आरपी सर के साथ मतलब इंटरव्यू काफ़ी अच्छा खासा चला था मेरा। जैसे वो मेरे मतलब पूरे सीआईक्यू, और जिन्हें स्पोर्ट्स के क्वेश्चन बन सकते थे, पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकते थे, और ऑब्जर्वेशनल क्वेश्चंस बन सकते थे, सब चीज़ पूछा था। ओके। तो बाकी और उन्होंने मेरी वीकनेस भी बताई थी, जिसपे मैंने वर्क किया था। क्या जैसे बताया था मेरे उन्होंने? थोड़ा एक्सप्रेशन में थोड़ा दिक्कत होती थी पहले, तो अभी मैंने उस पर वर्क किया है। और उन्होंने और ये भी कहा था कि जैसे करंट अफेयर्स बढ़ाने के लिए, तो करंट अफेयर्स में कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया था वो चीज़। तो मेरा करंट अफेयर्स मैंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लिया था इस बार, ओके। कि जितना। और पिछली बार मैंने क्या किया था, जो लेक्चरेट्स होते थे वो मैंने रट के जाता था, तो वहाँ वो कुछ आया नहीं, तो हाँ। अब बना के ही बोलना पड़ता है। तो इस बार मैं फ्री हो गया, बस करंट अफेयर्स पढ़ के गया और अच्छा सा लेक्चर प्रेजेंट कर दिया था। तो बाकी इंटरव्यू में तो सब ने मुझे मतलब बताया वीकनेसेस, और मैंने इम्प्रूव किए थे, तो उसी का रिजल्ट है मेरा। चलिए, बहुत बढ़िया। एंड अबाउट द साइकोलॉजी टेस्ट, डैट वेट एसआरटी एंड एसटीटी? साइकोलॉजी में हमारे शिशु सर सारा क्लास लेते हैं। तो जब पहली बार था पीपीडीटी, तो उन्होंने जब मेरा डिस्कशन हुआ था, मैं बोल नहीं पाया था, लेकिन उस टाइम में उन्होंने मुझे कहा था कि तुम्हारा कैंडिडेट काफ़ी अच्छा है। ओके। और क्लास में भी कई बार सर ने कहा था कि यू आर पोटेंशियल कैंडिडेट। तो उस टाइम लगा था कि हाँ, मैं अगर नहीं आ रहा तो भी मैं कर लूँगा। तो जो टैट होती थी, टैट की स्टोरीज सर ने बताया था कि मतलब उसको अपनी लाइफ से रिलेटेड करके जोड़ो, और उसको मतलब अपने जो लाइफ में काफ़ी जो एक्सपीरियंस हुए हैं उनसे जोड़ कर उन्हें लिखो, क्योंकि फिर वो आपकी क्वालिटी से, पर्सनालिटी से मैच करेगी। ओके। सो एंड उसके बाद डब्ल्यू तो डब्ल्यू में हमारा जब होता था, तो सर खुद वर्ड देते थे, और हम लोग सेंटेंस बनाते थे, और फिर सेंटेंस को सर ग्रेड भी करते थे कि कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव है, P1 P2 टाइप। तो उधर भी हमने काफ़ी
सेंटेंस बनाए थे और सर ने भी रिस्पॉन्स दिया था उधर। तो और उसके बाद एसआरटी में सर ने पहले ही कहा था कि योर क्वालिटी मैटर्स एंड योर क्वांटिटी डजंट मैटर्स, तो मैंने यही किया था। वहाँ पे मैंने एसआरटी में 38 किए थे केवल, तो 38 में लेकिन हर सबका सारी सिचुएशंस का जो था उसका रेस्पॉन्स 2-2 लाइन 1.5 लाइन में कंप्लीट किया था। तो मेरा एसआरटी काफ़ी अच्छी गई थी। और डब्ल्यू में मैंने 60 आउट ऑफ 60 कर लिए थे, ओके। क्योंकि वही वर्ड्स आए थे जो मैंने पढ़ के गए थे, प्रैक्टिस करके गए थे। सेंचुरियन की बुक्स, सेशर की बुक्स उसमें थे, और जो ऑफलाइन ऑनलाइन भी मिलता था, तो मैंने सारे वर्ड्स लिख लिए थे और उन पर सेंटेंस बनाता था। तो मोस्ट ऑफ द वर्ड्स अप्रॉक्स 55 वर्ड्स तो वैसे ही बन गए थे, चलिए 5 वर्ड्स ही केवल बाहर से आए थे। और फिर उसके बाद एसडी तो प्रिपेयर करके सर को मैंने दिखाया था, तो वो तो बेटर ही था, तो मैंने वहाँ वही लिखा। उसके बाद साइकोलॉजी सर मैम खत्म हो गया, तो उसके बाद रिलीफ हुआ कि हाँ मैंने, उसके बाद मुझे फीलिंग आ गई थी कि मैंने साइकोलॉजी अच्छे से दिया था। अच्छा, तो मतलब एवरीथिंग वाज गोइंग अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। हाँ, यस मैम। अच्छा, तो जीटीयू में जो कमांड टास्क होता है कैसा था, और कमांड टास्क में आपको कितने बच्चों ने बुलाया था, और इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स कितने किए आपने? मैम कमांड टास्क में तो एक्चुअली मैंने पीजीटी और एचजीटी में परफॉर्मेंस अच्छा किया था। जैसे पीजीटी में था मैंने बीच में था, और एचजीटी में मैं फॉरवर्ड में था, लेकिन कमांड टास्क मुझे सबसे इजी मिला था ग्रुप में। अच्छा। मतलब जो बच्चे परफॉर्मेंस नहीं किए थे जीटी में पीजीटी में, उनको भी टफ टफ टास्क दिया था, लेकिन मुझे ही सबसे इजी डायरेक्ट ब्रीजिंग ऐसा दिया। तो नहीं कि आपको डिफिकल्ट था बट आपको इजी लगा हो? नहीं नहीं, मुझे तो डायरेक्ट ब्रीजिंग दे दिया था। तो मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो भी बोलते थे कि मतलब मेरा ये सबसे ज़्यादा इजी है। मुझको तो 4 लोगों ने बुलाया था उधर, तो जब मैंने और 4 लोगों का मैंने देखा, तो वो मुझसे ज़्यादा काफ़ी हार्ड था। लेकिन मुझे लास्ट में रियलाइज हो गया कि या तो होना है या तो पक्का नहीं होना है, या तो पक्का हूँ। पहले से मतलब पहले 4 जो टेस्ट थे, या तो उसमें क्लियर कर दिया उसने, या तो बोला तू जा घर ऐसा। तो उस टाइम मैं थोड़ा था कि हो भी जाए कि ना हो भी जाए, तो मैंने सोचा नहीं उधर, कि बाद में बस यही मैं सुना कि ठीक है चलो हो गया खत्म, अब कॉन्फ्रेंस में देखेंगे क्या होता है बस। तो कॉन्फ्रेंस पे क्या रहा? कॉन्फ्रेंस में हम पहली बात तो वो डिले हो गया, सुबह पहले 7 था, लेकिन अच्छा। वो फिर डिले हो गया, 11 बजे हो गया। तो ओके। और थॉट्स बढ़ते गए कि क्या होगा क्या दुख दुख होगा। लगी रहती है यस मैम, एकदम। और बारिश भी होने लगी उधर। अच्छा। तो फिर बारिश, फिर सारे लोग बात करते थे और ऐसे ही बोलते थे। एक फनी इंसिडेंट क्या हुआ था कॉन्फ्रेंस से पहले, कि एक वहाँ पे डॉग था, तो हम काफ़ी फ्रेंडली था, तो हम लोग उसके साथ खेल रहे थे। तो उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया था कि जिसके ऊपर तू पैर रखेगा वो रिकमेंड। तो उसने मेरे ऊपर 3 बार पैर रखे। तो वो भी वही 24 एसएसबी बैंगलोर का वही डॉगी था, तो उसको भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है पोटेंशियल स्किल्स तो आ उसने गए थे। मतलब ऐसे ही कैजुअली उसने पैर रखा, तो लग गया हाँ रिकमेंड हो जाऊंगा क्या। हाँ। तो ये हुआ था कॉन्फ्रेंस से पहले। उसके बाद जब कॉन्फ्रेंस चल रही थी हम लोग की, पहला ग्रुप हम लोग का था, तो सब जैसे 11 to 14 का नॉर्मली गया, ओके। जो 15 था सैनिक स्कूल से था, तो उसका 10 मिनट्स चला और फिर कॉन्फ्रेंस हो गया। ओके। उसके बाद मेरा था, तो मेरा 16 चेस्ट नंबर थे, तो मेरा जो वेटिंग टाइम था वो 10 to 15 मिनट्स थे। ओके। तो मैंने जो वहाँ पे सर बैठे उनसे पूछा सर क्या हो रहा है अंदर, चाय वाय तो नहीं पी रहे। तो फिर उन्होंने बताया चिल कर हो जाएगा। फिर अंदर गए, तो अंदर उन्होंने पूछा हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर एसएसबी। उन्होंने ये भी पूछा कि टेल मी 5 इंटरनेशनल न्यूज। फिर रशिया यूक्रेन के बारे में पूछा, तुम्हारी व्यूज क्या है, इंडिया का स्टैंड क्या है। और फिर पूछा कि जो ट्रम्प पे अटैक हुआ था वो उसको कैसे देखते हो तुम। फिर उसके बाद पूछा हाउ यू स्टे। फिर सॉरी। हम। उन्होंने फिर मैंने बताया एक्सपीरियंस, तो मैंने कहा कि आई हैड द बेस्ट 5 days ऑफ माई लाइफ हियर इन एसएसबी। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों, तो फिर मैंने बताया वही दोस्तों के सब बातों जो बात होती थी। फिर एटमॉस्फेयर जो बना था हम लोग को शाम में कैंटीन में, तो पूरा उनको बताया। उसके बाद उन्हें छोड़ा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंस हुआ, तो रिजल्ट में तो सबसे पहले जो मेरा पहले वाला था उसका नाम है 1515। उसके बाद लगातार 1616 17 18 लगातार 4 रिकमेंड हो गए थे, और हम 3 रिपीटर्स थे, तीनों का हो गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। और जब उन्होंने ये पूछा कि हाउ डिड यू प्रिपेयर, है ना, कॉन्फ्रेंस में, तो आपका क्या जवाब था? मैंने उस टाइम तो ये बोल दिया था आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर माय फ्रॉम सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आई वाज हॉनेस्ट, और मैंने वही वहाँ पे स्पिट तो आउट एनी किया। क्रॉस क्वेश्चंस उन्होंने किए थे उसके बाद से? नो मैम। कोई नहीं किए थे, ठीक है। ऑल राइट। तो ऐसे में सक्सेसफुली जो है आपका जो ड्रीम था वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, बैंगलोर में तो फोन्स वगैरह अलाउड नहीं रहते, राइट? नो मैम। वो कैंटीन उधर है एक छोटी सी, तो फोन्स इशू करके बात करना, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जब कॉल किया आपने, तो कैसे फोन्स मिल गए थे कि फिर वहीं जाके बाहर जाके इन्फॉर्म किया आपने? नहीं, वो जैसे कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो कॉन्फ्रेंस के बाद आ,
हमें फ़ोन मिल गया था 5-10 मिनट लिए। ओके। तो जब वैसे ही मूड मिला तो मैंने फादर को कॉल किया, उनको बताया। उसके बाद मैंने अपने हॉस्टल वालों को बताया, मम्मी को बताया। फिर उसके बाद उन्होंने डॉक्यूमेंट फ़ोन रख लिया, डॉक्यूमेंटेशन करवाया। फिर डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर से एक बार फ़ोन दिया था। उसके बाद उसको स्टिकर लगा के चेस्ट नंबर उसको जमा कर दिया था। फिर जब मेडिकल स्टार्ट हुए थे तो मेडिकल्स के टाइम हमें फ़ोन मिलता था 2 से 6। मेडिकल से ही हम लोग 4 बजे आते थे, तो 2 ही घंटा फ़ोन मिलता था बस चलाने के लिए। बस हाँ। उसी में बात होती थी। मेडिकल्स के दौरान भी एक अच्छा सफर रहा होगा ना, क्योंकि प्लस साइन मिलने के बाद में बोर्ड में जो नए बच्चे आते हैं सबके सामने प्लस साइन वाला चेस्ट नंबर पहन के रौला रहता है थोड़ा। यस मैम। 4-4 5-5 की टोलियां जा रही है। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो दिन कैसे थे जब सब पोटेंशियली आप ही को देख रहे हैं, क्योंकि सपना है वहां पे जितने लोग हैं उनका वही सपना है कि मुझे ये चेस्ट नंबर मिले। और वो 5 दिन के प्रोसेस में जब कोई सामने से बच्चा गुजरता है तो वो सब देखेंगे इसकी चाल, इसकी ढाल, इसमें ऐसा क्या था इसको मिला, अच्छा मैं मेरे को भी मिलना चाहिए। तो वो दिन कैसे थे आपके? जैसे पहली एसएसबी थी मेरी, तो जब मैं भी ऐसा था तो मैंने जब बंदे को देखता था प्लस साइन के साथ, तो लगता था वह क्या ही बंदा है, मतलब उसने मतलब क्या ही स्पेशल किया होगा कि सुपर ह्यूमन टाइप कि हम्म। ही मतलब क्या ही है वो गॉड टाइप। चेस्ट हम्म। नंबर प्लस। तो उस टाइम ऐसी फीलिंग आती थी कि तो जब मेरी पहली एसएसबी थी मैम, तो उस टाइम जब मैंने अपना 5G प्रोसेस गया था, उस टाइम मैंने कई लोग को देखा प्लस प्लस साइन में। तो उस टाइम ऐसी फीलिंग आती थी कि यार दे आर लाइक सुपर ह्यूमन, उन्होंने क्या स्पेशल किया होगा, दे हैव स्पेशल क्वालिटीज जो हमारे अंदर नहीं होगी, तभी वो रिकमेंड हो गए। तो लेकिन फिर वो लोग ऐसा था कि ज़्यादा बोलते भी नहीं थे किसी से, और जाते हैं तो सब लोग उन्हें देखते भी हैं, तो हम लोग भी देखते ही थे। तो इस बार जब रिकमेंड हुआ तो वही सेम हमारे साथ भी हो रहा था। लोग देख रहे थे, और जो जो नए बच्चे बाहर रहते थे वो भी ध्यान देते थे, तो वही सेम लेगेसी कंटिन्यू हो रही है। शायद वो लोग को भी लगता है कि ऐसे ऐसी क्वालिटीज है इनके अंदर, क्या ही स्पेशल होगा। तो बेसिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। हम एसएसबी बॉन्ड्स जैसा सिंपल बेसिक ह्यूमन, तो जैसे ही सिंपल बेसिक ह्यूमन हो तो यू विल गेट रिकमेंडेड। आप अगर हॉनेस्ट हो, डिसिप्लिन हो अपने लाइफ में, तो वही चाहिए उन्हें। सो रिकमेंडेशन हो गया, उसके बाद सेम अपना दौला चलने लगा हॉस्टल वहाँ पे। सही बात है, बहुत बढ़िया। मेडिकल्स के एक्सपीरियंस कैसा था आपका? टॉप 3 टिप्स तो आप देना चाहते हो जो एस्पिरेंट्स हैं जो इस पर्सपेक्टिव से जा रहे हैं कि उन्हें एसएसबी के लिए अपीयर होना है, तो 3 ऐसी बातें मेडिकल्स के लिए जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मेडिकल्स में हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि कौन सा कल टेस्ट होने वाला है। हम्म। तो हमारा पहला दिन टेस्ट था ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि हमें बिना कुछ खाए पिए, पानी वानी पिए हमें जाना होता है वहाँ पे। हम्म। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपका पहला दिन टेस्ट है, आपको खाली पेट जाना होता है इन ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट में। हम्म। उसके बाद हमारा जो अगले दिन हुआ था, अल्ट्रासाउंड तो हो गया था उसी दिन, लेकिन अगले दिन हुआ था डेंटल। तो डेंटल में उन्होंने कई लोग को बोला था कि जस्ट यू हैव टू क्लीन योर टीथ। तो उसके लिए भी कई लोग को बोला कि आप बाहर से टीथ क्लीन करवा के आओ, ऐसा। हम्म। तो फिर ईएनटी में कई लोग को प्रॉब्लम होता है वैक्स में, लेकिन उस टाइम सारे अवेयर थे। सो हमें इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि जैसे मेडिकल से जाने से पहले ईयर वैक्स क्लीन करवा लें, और अपना जो डेंटल है वो क्लीन करवा लें, टीथ्स। और यही दैट्स ना। ऑल। यस चल, मैम। लेकिन ये जो 3 आपने टिप्स दिए ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि जितना हम अपनी तरफ से एक हाइजीन के फॉर्म में जा सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो देयर टू टेस्ट अस, उतना बेटर रहेगा। तो ये 2-3 चीज़ें जिनको बिल्कुल दृढ़ निश्चय और संकल्प है कि रिकमेंड होके आना ही है, तो डेफिनेटली इन चीज़ों का आपने ध्यान में रखना है। एंड व्हाट अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन? डॉक्यूमेंटेशन भी बड़ा सारा रहता है, राइट? तो डॉक्यूमेंटेशन के लिए 2 पूरी लिस्ट लिखी रहती है उसके अंदर। तो what all things were there that one should keep in mind while preparing for the documentation also? डॉक्यूमेंटेशन के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आपके पास इनफ फोटोज होना चाहिए। कई लोग के पास वहाँ पे फोटोज नहीं थी, तो हमारे पास कम से कम 40 to 50 फोटोज आपकी होनी चाहिए, जो रिकमेंडेशन के बाद यूटिलाइज हो जाती है पूरी। जी। क्योंकि कई सारे डॉक्यूमेंट्स हमें फिल करने होते हैं, जैसे सीपीएसएस के लिए आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। फिर गैजेटेड ऑफिसर के पास जो फॉर्म जाता है उसके लिए। और गैजेटेड ऑफिसर इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास 2 ऑफिसर होने चाहिए जो गैजेटेड हों, जिनसे आप साइन करवा लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए। तो वो मैंने प्रिपेयर करके नहीं गया था, लेकिन मैंने बाद में फ़ोन से पूछा तो कर लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास कोई रेफर होना चाहिए गैजेटेड ऑफिसर्स का डॉक्यूमेंटेशन के लिए। ऑल राइट।
ठीक है देन राजवीर, अब क्योंकि हमने बहुत सारी बातें करी आज के इस टॉक शो में, एक आखिरी के 2 क्वेश्चन मेरे बचे हैं, उससे उसमें से सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि सेंचुरी डिफेंस एकेडमी डेफिनेटली इंडिया में एक बहुत बड़ा नाम है और देश भर के डिफेंस एस्पिरेंट्स बहुत पोटेंशियली देखते हैं हमें। ऐसे में क्योंकि डेफिनेटली लोग अपने घर में बैठे हैं, सेंचुरियन लखनऊ और देहरादून में सिचुएटेड है, ठीक है, वीडियोस के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हम बहुत कुछ दिखाते हैं कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हमारे ये सिलेक्शंस है, बट अल्टीमेटली जो इंसान यहाँ आता है, कैंडिडेट ज्वाइन करता है, वो एक जेन्युइन अपना एक्सपीरियंस बना पाता है। तो इस बैठकी के शो से मैं जानना चाहती हूँ आपका जेन्युइन फीडबैक अबाउट जो सेंचुरी डिफेंस एकेडमी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स और पोर्टल्स के प्रति क्लेम करती है, हम कितने पानी में हैं, ये आप बताएं। मैम जैसे मैंने रीजन यहाँ पे ज्वाइन किया था तो उसके बाद ही सर ने कह दिया था कि आप रीजन क्लियर करके आओ, एसएसबी हम देख लेंगे। तो ये सही बात थी, क्योंकि जब मैंने रिटर्न क्लियर किया था उसके बाद 21 डेज की एसएसबी होती है, लेकिन सर ने कहा था यू कैन एक्सटेंड, आप जितना दिन चाहते हो वहाँ रह सकते हो। तो ये तो खास बात है सर, फ्री में बोलते मतलब आप तो हमारे रिटर्न के स्टूडेंट है, बट जो सिर्फ 21 डेज का अमाउंट भी पे करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, सर हैज नेवर टेकन अ सिंगल मनी कि कोर्स एक्सटेंशन के लिए कि 2000 दे दो, नथिंग, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सटेंशन मिलता है जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते हो, राइट, दिस तो रियलिटी है। उसके बाद जब मैं इस एसएसबी में आया था तो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू गेट इन द क्लास। तो इधर भी मुझे काफ़ी हेल्पफुल मिला, क्योंकि मैंने 2 इंटरव्यू करवाए। तो मतलब ओवरऑल एकेडमिक्स और प्रिपरेशन को सपोर्ट करने के बाद मेंटल सपोर्ट काफ़ी दिया है जो टीचर्स ने यहाँ पे, इंडिविजुअल मोटिवेट भी किया है। सो जो ओवरऑल होता है कि आप कोई भी एकेडमी क्या करती है, केवल आप पे प्रिपरेशन में हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर मैंने जो टीचर्स थे वो मेंटली भी सपोर्ट करते गए कि आपको मेरा मेडिकल इशू भी था तो उसके लिए भी उन्होंने सजेशंस दिए। एंड जो दोस्त थे और जो खासकर जो यहाँ पे सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का स्टाफ है वो काफ़ी कोऑपरेटिव था। उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की यहाँ तक आने के लिए और एसएसबी क्लासेस में। चलिए, अब आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्हें भी एनडीए जाना है, बहुत सारे ऐसे जूनियर्स हैं जिन्होंने आपका ये पूरा टॉक शो देखा और आपको एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन और आइडल मान लिया है। तो ऐसे में आप इन स्टूडेंट्स को क्या लास्ट टिप्स देना चाहते हो अगर वो एनडीए एग्जाम का ख्वाब रखते हैं, चाहे वो बच्चा अभी क्लास 10th में है, 11th में है, 12th में है, बहुत सारे हजारों बच्चों ने आपका ये शो देखा है, तो अब आप उनको क्या एक मैसेज दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि आप सबसे पहले सक्सेस हो जाएं, क्योंकि आपने कहीं भी जाएं, कोचिंग में कहीं भी, लेकिन अगर आपको आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, आप सक्सीड नहीं हो रहे हो, तो आपको जो 6 महीना है उसमें आपने जो भी किया है, आपने 6 महीने रगड़ के पढ़ाई भी की होगी तो भी वो वेस्ट होगा। लोग कहेंगे 6 महीने आपने कुछ नहीं किया। और अगर आपके पास रिजल्ट है हाथ में, तो आप पास्ट में जो भी देखे 6 महीने, तो आपने कितनी भी मस्ती की होगी, कहीं भी घूमा होगा, तो फिर वो इफेक्ट नहीं करते। वो बोलेगा हाँ बंदा अच्छा है, करने दो, ऐसे ही फीलिंग आती है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, सक्सीड होना। तो उसके लिए क्या चाहिए, सेल्फ डेडिकेशन और सेल्फ डिसिप्लिन। क्योंकि एकेडमी तो गाइडेंस दे सकती है, लेकिन डिसिप्लिन तो हमें खुद अंदर से लाना पड़ेगा, और वो हमें दिखाना पड़ेगा रूटीन में अपने। तो मेरा रूटीन एसएसबी से पहले क्लियर था, जो मैंने लिखा था वही फॉलो करता गया। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सबसे पहले डिसिप्लिन होना है अंदर, सारी रूटीन सारा काम अपने टाइम से कंप्लीट करना है। उसके बाद सेकंड थिंग सर मैम, कि जो एसएसबी होता है वो प्योरली डिपेंड अपॉन योर लाइफस्टाइल। वो ऐसा कुछ नहीं है कि रॉकेट साइंस। अगर आपके लाइफस्टाइल में ऐसी अपॉर्चुनिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जहाँ आप लर्न कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, आप एक्सप्लोर कर रहे हो नई चीज़ें। मेरा क्या था, मैंने जिम ज्वाइन किया था, स्विमिंग भी ज्वाइन किया था, मैंने टीचिंग भी स्टार्ट कर दी थी। तो उस टाइम मैंने कई चीज़ें एक्सप्लोर किया। टीचिंग यस मैम, इंस्टीट्यूशंस, यस मैम। ओके। तो उस टाइम मैंने कई चीज़ें एक्सप्लोर करना स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे पता था कि एसएसबी कोई रटने की चीज़ नहीं है कि आप क्लियर कर लोगे। आपका लाइफस्टाइल अगर अच्छा है, डिसिप्लिन है आपके लाइफ में, तो यू विल गेट थ्रू द एसएसबी। चलो दैट इज गुड। अच्छा, ऐसे में एक क्वेश्चन लास्ट और, पिताजी की मोबाइल की शॉप है आपकी, है ना, तो कितना मोबाइल आपने यूज किया? क्योंकि अक्सर अभी क्या कर रहा है आजकल एस्पिरेंट ना, वो मोबाइल, ऑनलाइन क्लासेस, यूट्यूब के चक्कर में दे आर इनटू, और एक रील जहाँ आगे आती है तो वो पूरा आपका थंब ऊपर नीचे करता रहता है, राइट? तो ऐसे में मोबाइल का यूजेज और एनडीए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको भी थोड़ा सा आप स्टूडेंट्स को बताइए। मैम जैसे जब मैंने पहली बार फ़ोन मिला था तो उस टाइम मतलब ज़्यादातर तो पढ़ाई होती है उससे, हाँ। लेकिन
मोबाइल्स की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज का मौका, मतलब एक्सप्लोर करने का मौका मिला। सो बेसिकली जब रिटन एग्जाम्स में मैंने कई सारी नोट्स मोबाइल से देखे, कई सारे लेक्चर्स, नाइट क्लासेस यहाँ पे होती थी वो भी देखा। सो बेसिकली मोबाइल्स ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी रिटन के एग्जाम में। लेकिन और फिर एसएसबी में भी करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए मोबाइल्स ने काफ़ी हेल्प की थी। लेकिन एसएसबी में मैंने जब क्लासेस हो रही थी यहाँ पे, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था बटन वाले फ़ोन रखना। तो ताकि यहाँ पे एसएसबी की जब क्लास हो तो मैं कहीं सोशल मीडिया चलाने लगूँ, पूरा फोकस क्लास में रहे। तो उधर मैंने फ़ोन का यूज़ करना कम कर दिया था। मतलब आपने स्मार्टफोन हटा के एक कीपैड ले लिया। यस मैम। अच्छा। वो पापा ने प्रोवाइड कर दिया था। मुझे स्मार्टफ़ोन में कभी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पापा जैसे फ़ोन है, दुकान है, तो वो ऐसे दे देते थे, बोलते थे ले ये ले लो, लेकिन मैं मतलब मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था फ़ोन में, जो मिल जाता था चला लेता था, ऐसा था। चलिए बहुत बढ़िया। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने देखा कि चाहे हम रिसोर्सेज की बात कर लें, बट रिसोर्सेज के सबसे जो ऊपर एक चीज़ आती है वो आपका डेडिकेशन होता है, आपकी शिद्दत होती है। तो ऐसे में चाहे रिसोर्स हो चाहे नहीं हो, आप उसको किसी भी माप में पूरा कर लेते हो। यहाँ मोबाइल होते हुए भी स्मार्टफोन त्याग दिया ताकि कंसंट्रेशन बना रहे और कीपैड फोन को यूज करने लगे। और इतना ही नहीं, हमने आज के इस बैठक की टॉक शो में बहुत कुछ सीखा राजवीर से और जाना उनकी पर्सनल लाइफ और उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में, जिस वजह से वो आज सक्सेस की चरम सीमा पर है। इस बार के एनडीए 153 के सेंचुरियन के रिकमेंडेशंस में एक खास बात जो आपने नोटिस करी होगी वो ये कि हमारे ज्यादा रिकमेंडेशंस रिटन प्लस एसएसबी बैच के हैं। तो डेफिनेटली अब मैं भी यकीन से कह सकती हूँ कि सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी ए टू जेड ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है स्टूडेंट को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। हम शेप करने लगते हैं रिटन वाले बैच से ही, ताकि उसको एसएसबी ओरिएंटेड हम ट्रेन कर पाए और रिक्वायर्ड पर्सनालिटी में उसको निकाल पाए। ऐसे में राजवीर, आपके इस बैठक की शो से मैंने भी बहुत कुछ सीखा और पर्सनल एक्सपीरियंसेस लिए। आपने ये भी देखा कि राजवीर ने बहुत ऑनेस्टली बताया कि उन्होंने सेंचुरी डिफेंस एकेडमी से कोचिंग लिया, जो अगेन ये पोर्ट्रे करता है कि अपने डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन या एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए कोचिंग करना कोई बुरी बात नहीं है। बिकॉज कोचिंग आपके पर्सनालिटी को चेंज नहीं करती है, सिर्फ उसको रिपेयर करती है और एक प्रेजेंटेबल शेप देती है और आपको वो स्किल्स देती है जिससे आप अपने आप को प्रेजेंट कर सको इन फ्रंट ऑफ द पैनल। विद दिस एस्पिरेंट्स, ऐसे ही तमाम एनडीए के 153 के बैठकियों के साथ में मैं गुरकीरत आपसे मिलती रहूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच बैठकीज। टिल देन, थैंक यू, नमस्कार एंड राजवीर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मेरिट मच। लिस्ट में बहुत सुंदर आपको ऑर्डर आए, बहुत जल्द आप एनडीए का कॉल अप लेटर हाथ में लेकर एनडीए पहुंचे एंड 3 साल बाद मैं एंड शिशिर से जरूर आएंगे आपके एनडीए के पासिंग आउट परेड में आपको देखने और आपकी स्माइल को और आपकी यूनिफॉर्म को अडोर करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर फैमिली, बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिल देन स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्कार थैंक यू मैम। एंड जय हिंद।